क्लासेस चल रही थी और पॉलिटी की क्लासों में हमने पिछली जो क्लासेस थी उसमें संसद के बारे में देख लिया था और संसद के जो दो सदन थे लोकसभा और राज्यसभा उनके बारे में हमने डिटेल से स्टडी कर ली थी। आज की जो क्लास होगी उस क्लास में हम संविधान संसद जो है हमारा उस संसद के बारे में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हम संसद की जो शक्तियाँ हैं, संसद के जो पावर है, हमारी पार्लियामेंट्स के पास जो पावर है उन पावर के बारे में हम बात करेंगे, संसद की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने पहले भी संसद के दो सदन देखे थे, एक सदन था लोकसभा और एक था राज्यसभा। तो यहाँ जब हम संसद की बात करते हैं, संसद की शक्तियों की बात करते हैं तो यहाँ शक्तियों से मतलब है लोकसभा की शक्तियाँ अथवा राज्यसभा की शक्तियाँ। तो इस प्रकार जो संसद की शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को तीन कैटेगरी में, तीन भागों में बांटा जा सकता है, तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर बात करें इन संसद की तीन शक्तियों की कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आएगी दोनों सदनों की समान शक्तियाँ। यानी संसद की बात कर रहे हैं हम तो दैट मीन संसद से मतलब है हमारा लोकसभा और राज्यसभा से, क्योंकि ये दोनों सदन जो है संसद की क्या है, दोनों सदन हैं। तो सबसे पहले शक्तियों में दोनों सदनों की समान शक्तियाँ, यानी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो दोनों सदनों को, यानी संसद की दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को समान है, दोनों को इक्वल है, दोनों को समान रूप से कुछ पावर प्राप्त है, कुछ पावर दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो वो जो शक्तियाँ होगी दोनों सदनों की समान शक्तियाँ होगी। दूसरे नंबर पर बात करें तो लोकसभा की विशेष शक्तियाँ, यानी कुछ पावर ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा को ही दिए गए हैं, तो वो जो शक्तियाँ हैं वो क्या कहलाएगी, लोकसभा की विशेष शक्तियाँ कहलाएगी। और फिर उसके बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो वो है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, यानी कुछ पावर ऐसे हैं जो सिर्फ राज्यसभा को ही दे रखे हैं तो वो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ होगी। कुछ पावर लोकसभा को दे रखे हैं तो वो लोकसभा की विशेष शक्तियाँ होगी। और कुछ पावर ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान मात्रा में इक्वल रूप में दे रखे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, दोनों सदनों की समान शक्तियाँ। स्टार्ट करते हैं दोनों सदन शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम दोनों सदनों की समान शक्तियों के बारे में, यानी दोनों सदनों को इक्वल क्या क्या पावर दे रखा है हमारे संविधान में। तो दोनों सदनों की समान शक्तियों में सबसे पहले बात करेंगे साधारण विधेयक के संबंध में। किसके बारे में, साधारण विधेयक के संबंध में। तो साधारण विधेयक के संबंध में पढ़ने से पहले हम देखें कि विधेयक होता क्या है। यानी किसी बात पर कोई कानून बनाना, किसी भी बात को यानी किसी विषय पर क्या है कि कानून बनाना है तो उस विषय को हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी संसद है संसद के सदन में रखना पड़ता है। यानी आप चाहे लोकसभा में रखो या राज्यसभा में, ठीक। तो संसद के सदन में रखोगे जब तक उस विषय पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता है, यानी राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा तब तो वो विषय क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा या क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस विषय पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वह विषय क्या कहलाता है, संविधान में संसद में विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेयक। बात समझ में आ गई विधेयक की, कि विधेयक कोई विषय होता है जो संविधान संसद में रखा जाता है, जो कहाँ रखा जाता है, संसद में रखा जाता है, जिस पर हमें क्या है, कानून बनाने की आवश्यकता होती है। जब तक उसको वह जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक तो वह क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह क्या बन जाता है, अधिनियम अथवा कानून बन जाता है। क्लियर है बात, ये बात हुई अपनी विधेयक की। विधेयक को जो है जनरली देखा जाए बेसिक रूप से तो विधेयक के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। एक विधेयक होता है अपना संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक होता है, संविधान संशोधन। यानी जब आपको लग जाए, देश की आम जनता को लग जाए कि भाई संविधान में कोई हमें कुछ करेक्शन या संशोधन करने की आवश्यकता है तो उस विधेयक को यानी उस विषय को क्या है, संसद में रखा जाता है। तो वो विधेयक जो है वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। एक तो हो गया संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा विधेयक होता है धन विधेयक। धन विधेयक उसको कहते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में धन से संबंधित है। किससे संबंधित है, धन से अथवा कर से। यानी जो क्या होता है कि सरकार के पास एक संचित निधि होती है। संचित निधि मीन्स एक टाइप से एक अकाउंट होता है जिसमें क्या करती है, गवर्नमेंट अपना पैसा सेव करके रखती है और जब जरूरत आवश्यकता होती है तब उसमें पैसा डाला भी जा सकता है और आवश्यकता होने पर पैसा उससे निकाला भी जाता है, जिसे कहा जाता है संचित निधि। तो अगर संचित निधि से पैसा निकालना है अथवा संचित निधि में पैसा जमा करवाना है तो या फिर धन से संबंधित कोई बात है अथवा टैक्स से संबंधित कोई बात है, टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स को घटाना है ना, तो वो सारे जो विषय हैं वो किस में आते हैं, धन विधेयक। जो पैसों से संबंधित या टैक्स से संबंधित है वो आते हैं धन विधेयक में, संविधान संशोधन वाले संविधान संशोधन विधेयक में। फिर बात करते हैं वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक धन विधेयक के समान ही होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक के समान ही होता है। वित्त विधेयक में क्या होता है कि धन विधेयक के साथ साथ सरकार क्या करती है, अपनी कुछ योजनाएं जोड़ देती है। क्या जोड़ देती है, अपनी कुछ योजना, तो उसको कहेंगे वित्त विधेयक, ठीक। अब इन तीनों विषय को छोड़कर धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक,
इनके अलावा अगर कोई विषय है जिसको संविधान में रखना है, आपको संसद में रखना है चर्चा के लिए, या उस पर कोई कानून बनाना है, कोई अधिनियम बनाना है, तो वह क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक। अब संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि साधारण विधेयक जो है आप संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं। किसमें? संसद के किसी भी सदन में, चाहे आप लोकसभा में रखें उस विषय को, चाहे राज्यसभा में रखें। तो ये जो है साधारण विधेयक को रखने का जो प्रस्ताव है, ये जो शक्ति है संसद के दोनों सदनों को क्या है? समान रूप से दी गई है। दोनों को समान पावर है, दोनों को इक्वल पावर है कि आप जो है साधारण विधेयक का जो अगर कोई बात है, कोई विषय है, तो उसको संसद में, लोकसभा में भी रखा जा सकता है और संसद के राज्यसभा वाले सदन में भी रखा जा सकता है। क्लियर है बात? देखिए, आप साधारण विधेयक के संबंध में बात करें तो सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर दोनों सदनों में, जैसे हमने लोकसभा में उस विधेयक को रखा तो लोकसभा में वो विधेयक पास हो जाएगा, फिर क्या कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में वो विधेयक अगर पास होता है तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या करता है? उसको चाहे तो हस्ताक्षर कर देगा, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको वापस भेज सकता है। अगर लोकसभा में पारित हो गया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा? एक कानून अथवा अधिनियम बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोकसभा ने तो विधेयक दे दिया, लोकसभा ने उसको पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? मतभेद। तो फिर अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन दोनों विषय में मतभेद अथवा गतिरोध उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन का मैंने आपको पहले बता दिया था। अधिवेशन का तात्पर्य है मीटिंग बुलाना, यानी दोनों सदनों की क्या करेगा? ज्वाइंट मीटिंग बुलाएगा, दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर मीटिंग करता है, उसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को? राष्ट्रपति बुलाता है। क्लियर है बात? अब संयुक्त अधिवेशन जो है केवल साधारण विधेयक के लिए ही बुलाया जाता है। किसके लिए? केवल साधारण विधेयक के लिए। ऐसा नहीं है कि धन विधेयक पारित करना है तो आप संयुक्त अधिवेशन बुला दो, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ साधारण विधेयक है उसके लिए ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन तो बुला दिया राष्ट्रपति ने, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यानी संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट मीटिंग होगी, एक तरफ लोकसभा बैठेगी, एक तरफ राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है, तो फिर उसकी जगह लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, वो क्या करेगा? वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाता है। ठीक, अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है लोकसभा का, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, उस कंडीशन में उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है बात? अध्यक्षता बता दी मैंने। फिर बात करते हैं कि जो फैसला होता है, यानी संयुक्त अधिवेशन में जो फैसला होगा जनरली क्या है कि लोकसभा के पक्ष में ही होता है। उसका कारण ये है कि हमने जब लोकसभा की सीटें पढ़ी, यानी लोकसभा की सदस्य संख्या पढ़ी, और हमने राज्यसभा की सदस्य संख्या भी पढ़ी, तो हमने एक बात वहाँ नोटिस की कि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा में दुगने व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? उससे डबल हैं। तो जो फैसला होगा, जो फैसला आएगा वो जनरली लोकसभा के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जो कुछ अधिनियम जो होता है, कोई विधेयक या कोई भी विषय होता है, उस विषय पर चर्चा के दौरान क्या होता है? मतदान किया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। ठीक, तो उस वोटिंग में क्या होगा? कुछ वोट उस विषय के पक्ष में होंगे और कुछ वोट उस विषय के विपक्ष में होते हैं। ठीक, अब दोनों सदन ज्वाइंट मीटिंग हो रही है और उस कोई विषय चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो उस पर क्या करवानी पड़ेगी? वोटिंग करानी पड़ेगी। अब लोकसभा में तो डबल मेंबर है, किससे? राज्यसभा से। तो वो जो फैसला होगा वो लोकसभा के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोकसभा के अगर सभी व्यक्तियों ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया और राज्यसभा के अगर सभी व्यक्तियों ने उसके विपक्ष में फैसला दिया उस विषय के, तो भी वो तो ज़्यादा तो किसका बहुमत है? लोकसभा का। तो वो विषय क्या, वो जो है, जो विषय है, वो जो अधिनियम जो है, जो विधेयक है, वो क्या हो जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। क्लियर है बात? ये बता दिया फैसले की बात। ये साधारण विधेयक के संबंध में हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि ये जो साधारण विधेयक के संबंध में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है ना? तो वर्तमान समय तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कितनी बार? 3 बार। ये 3 बार कब कब बुलाया गया है? तो सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट जो बुलाया गया था वो 3 मई 1961 को। कब? 3 मई 1961 को बुलाया गया। किस लिए बुलाया? दहेज निवारक विधेयक के लिए। किसके लिए? दहेज निवारक विधेयक के लिए 3 मई 1961 को पहली बार बुलाया गया। दूसरा जो है विधेयक, ये संयुक्त अधिवेशन, वो बुलाया गया 16 मई 1978 को।
16 मई 1978 को। किसके लिए? बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए। किसके लिए? बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए। और तीसरा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और लास्ट जो था, ठीक, वो था 26 मार्च 2002 को बुलाया गया, आतंकवाद निवारक निरोधक अधिनियम या विधेयक के लिए ये तीसरा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाए गए? 3 बार बुलाए गए। संयुक्त अधिवेशन मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार बुलाया जाता है, ठीक है। जो साधारण विधेयक जो होता है संविधान के किसी भी सदन में रखा जा, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उसके स्थान पर राज्यसभा का उपसभापति क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। यह संयुक्त अधिवेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। ये देख लिया हमने दोनों सदनों की समान शक्ति में सबसे पहला जो है साधारण विधेयक के संबंध में। दूसरा देखिए संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक समझा दिया, विधेयक मैंने आपको बता दिया था, साधारण विधेयक हमने देख लिया। दूसरा है संविधान संशोधन के संबंध में, यानी संविधान में कोई करेक्शन करना है, कोई नियम बना हुआ है, उस नियम में कोई परिवर्तन करना है, तो वो जो विधेयक है, जो चर्चा का विषय है, वो संविधान लोकसभा के संसद के दोनों सदनों में, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा जा सकता है। ये दोनों के पास समान शक्ति है। क्लियर है? यानी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है। अब ये संविधान का जो संशोधन है वो किस प्रकार होता है? ठीक, तो किस प्रकार होता है? तो उसमें देखा जाए कि संविधान का संशोधन जनरली 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार में अगर सबसे पहले बात करें तो साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है विशिष्ट बहुमत, और तीसरा है विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। ठीक, ये 3 प्रकार हैं। अब साधारण बहुमत क्या होता है? जैसे माना कि संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान में कोई करेक्शन करना है, उस विषय को हमने लोकसभा में रखा। कहाँ पर रखा? लोकसभा में, कि भाई ये कानून है हमारे संविधान में बनाया हुआ है और हमें वर्तमान समय में इस कानून में क्या करना है? परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तब उस विषय पर क्या की जाती है? इस लोक सदन में चर्चा की जाती है। लोकसभा में रखा तो लोकसभा क्या करेगी? उस पर चर्चा करेगी, बहस होगी, पूरी मीटिंग होगी। ठीक, फिर एट लास्ट जब उस कानून को पारित करना है या नहीं करना, उसके लिए क्या करवाई जाती है? वोटिंग करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? वोटिंग। अब लोकसभा में रखा है तो लोकसभा के अंदर क्या होगी? वोटिंग होगी। ठीक, उस वोटिंग में जितने मेंबर्स लोकसभा के हैं, यानी जितने मेंबर्स उस मीटिंग में है, उस मेंबर्स के मीटिंग में जितने प्रेजेंट हैं उनके हाफ कर दो। कितने करने? आधे। आधे से एक अधिक, यानी 50% से एक अधिक अगर वोट उस विषय के पक्ष पे हैं। किसमें है? आधे से। माना कि उस लोकसभा में 100 सदस्य, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 नहीं है, माना 100 सदस्य है, हमने कोई विषय रखा, लोकसभा में चर्चा हुई और 51% मेंबर ने, कितने मेंबर्स ने? 51 मेंबर ने उसके पक्ष में मत दे दिया कि हाँ इस विधेयक को जो है, इस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए, ये नियम, नया नियम बनाया जाए। तब तो वो विधेयक क्या हो, वो जो बहुमत होगा, यानी जो वोटिंग होगी, वो क्या कहलाएगी? साधारण विधेयक। क्या कहलाएगी? साधारण बहुमत। क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत। दैट मीन्स आधे से एक अधिक जब होगा तो वो कहलाएगा साधारण बहुमत। ठीक, फिर बात करें विशिष्ट बहुमत द्वारा कैसे होता है। तो विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य है कि जैसे हमने उस विधेयक को रखा लोकसभा में, मैंने आपको अभी पहले भी कहा था, विधेयक को कहाँ रखा? लोकसभा में, और फिर उसमें कहे कि एट लास्ट सारी चर्चा हुई इस विषय पर, और उसके बाद उस पर क्या करवाई जा रही है? वोटिंग करवाई जा रही है। ठीक है, अब वोटिंग जो करवाएंगे, उस वोटिंग में साधारण विधेयक में तो होता है आधे से एक अधिक अगर व्यक्ति उसके पक्ष में है तो विधेयक पारित हो जाता है। लेकिन विशिष्ट बहुमत में होता है कि जो जितने सदस्य हैं, यानी जितने भी व्यक्ति है लोकसभा में उपस्थित है, उसका 2/3 यानी 2/3 सदस्य क्या होने चाहिए? उसके पक्ष में होने चाहिए। कितने सदस्य? 2/3। जैसे एग्जांपल लूँ कि माना लोकसभा में उस समय मीटिंग में जो है, लोकसभा में जब हमने विषय रखा, वो चर्चा जो विधेयक रखा, उस समय लोकसभा में 300 व्यक्ति उपस्थित थे। कितने थे? 300। ठीक, अब 300 में से 2/3 सदस्यों ने अगर उसके पक्ष में फैसला दे दिया, कितने? 2/3 सदस्यों में। 2/3 कितना होगा 300 का? तो होगा 200 सदस्य, यानी 300 में से अगर 200 सदस्यों ने उस विषय के पक्ष में फैसला दे दिया, तब वो जो होगा वो विशिष्ट बहुमत होगा। कौन सा होगा? विशिष्ट बहुमत। लेकिन आधे से एक अधिक अगर माने, आधा 300 का आधा होता है 150 और एक अधिक कितना हो जाएगा? 151। तो 151 व्यक्तियों ने अगर दिया तो वो कहलाएगा साधारण बहुमत। लेकिन 200 व्यक्तियों ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट बहुमत। ये बात थी साधारण बहुमत की और विशिष्ट बहुमत की। साधारण बहुमत और विशिष्ट बहुमत दोनों का फैसला जो है वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? ये संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है। साधारण विधेयक बहुमत द्वारा,
विशिष्ट बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशिष्ट बहुमत के साथ साथ, हमने जो विशिष्ट बहुमत लिया था 2/3 सदस्यों का, उसके साथ क्या करना है आपको, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल, या हर राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है, तो उन विधानमंडलों की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। कितने, आधे राज्यों की। देखते हैं इनको डिटेल से। सबसे पहला साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया था साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत से अभिप्राय है उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी जितने मेंबर्स वहां पर मीटिंग में थे उस मीटिंग में उसके 50% जो है वो होने चाहिए, 50% + 1। क्लियर। अभी साधारण बहुमत द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, तो साधारण बहुमत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राज्यों में राज्य है उनके नाम बदल सकते हैं, यानी किसी राज्य का अगर नाम परिवर्तित करना है तो आपको क्या लाना पड़ेगा, सदन में साधारण बहुमत पारित करना पड़ेगा। ठीक। राज्यों की बॉर्डर्स जो है, राज्यों की जो सीमा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा बदलाव कर सकते हैं। इसी साधारण बहुमत द्वारा हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नए राज्य का। ये जो काम जो आ रहे हैं यहाँ पर टॉपिक आ रहे हैं, जैसे राज्यों का नाम बदलना है, राज्यों की सीमा बदलनी है, नए राज्यों का गठन करना है, ये काम संसद के दोनों सदन कर सकते हैं, चाहे लोकसभा कर सकती है और राज्यसभा भी कर सकती है, दोनों के पास समान अधिकार प्राप्त है। ठीक। इसके बाद किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकते हैं। देखो हम जब राज्य पढ़ेंगे, राज्य सरकार पढ़ेंगे, तो जिस प्रकार केंद्र सरकार में संसद के 2 अंग है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल जो होता है राज्य सरकार में विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसद होती है कानून बनाने वाली संस्था, तो उसी तरह राज्य में क्या होती है, कानून बनाने वाली संस्था विधानमंडल होती है। ठीक। जैसे संसद के 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह उस विधानमंडल के भी राज्य में क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। ठीक। तो किसी राज्य में अगर विधान परिषद बनानी है, यानी विधान परिषद जो है भारत के सभी राज्यों में नहीं है ना, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, तो किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो विधान परिषद का गठन भी जो है साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। और इसी साधारण बहुमत द्वारा अगर किसी राज्य की विधान परिषद है उसको खत्म करना है तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। ये जो है संसद की शक्ति है साधारण बहुमत द्वारा। कौन से, दोनों सदनों की साधारण बहुमत समझा दिया मैंने। अब बात करें विशिष्ट बहुमत द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। विशिष्ट बहुमत से मैंने आपको बता दिया क्या मीनिंग होता है, यानी जितने व्यक्ति है संसद के किसी भी सदन में जितने व्यक्ति है उनके 2/3 सदस्यों का, कितने सदस्यों का, 2/3 सदस्यों के अगर उसके फेवर में है, उसके पक्ष में है, तो उसको क्या कहेंगे, हम विशिष्ट बहुमत कहेंगे। क्लियर है। अब विशिष्ट बहुमत द्वारा हम क्या क्या संविधान में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, तो विशिष्ट बहुमत द्वारा हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, मौलिक अधिकार, यानी जो हमारे मूल अधिकार है, हर व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे जीवन जीने का अधिकार है ना, तो ये जो है उन मूल अधिकारों में क्या करना है, अगर संशोधन करना है तो हमें कौन सा बहुमत चाहिए, विशिष्ट बहुमत चाहिए। क्लियर बात। और इसके अलावा अगर नीति निर्देशक तत्व जो है, हमारे संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं, उनमें भी अगर आपको कोई करेक्शन करना है, कोई चेंजेस लाने हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट बहुमत साबित करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं विशिष्ट बहुमत के साथ। देखो हमने 3 प्रकार से संविधान संशोधन देखा है, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, एक विशिष्ट बहुमत द्वारा, और एक है विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। तो ये कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे कि इससे अभिप्राय क्या है कि किसी सदन का विशिष्ट बहुमत, जो तो मैंने पहले बता दिया, उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, जितने भी भारत के राज्य हैं उनके आधे राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनका कितना कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत होना चाहिए। ठीक। इस विशिष्ट बहुमत के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से आप क्या कर सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कार्यपालिका राज्य का जो विस्तार कार्य क्षेत्र है, कहाँ राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ राज्य के नियम लगेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, संघ की कार्यपालिका क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, यानी केंद्र की जो कार्यपालिका है उसके क्षेत्र में भी हम क्या कर सकते हैं, उसके जो एरिया है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बदलाव चेंज किया जा सकता है। यह देखे हमने संविधान संशोधन के प्रकार हैं। संविधान संशोधन जो है विधेयक दोनों सदनों में रखा जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। यह संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत मैंने बताया कि जितने सदस्य होते हैं उपस्थित, यानी लोकसभा में रखा अगर विधेयक या अगर राज्यसभा में रखा, जिस सदन में रखेंगे उसके आधे से एक अधिक अगर उसके फेवर में है, उसके पक्ष में है वोटर्स, तब तो हो जाएगा साधारण बहुमत। लेकिन
अगर उसके कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य उसके फेवर में है तब क्या कहलाएगा? विशिष्ट बहुमत। ठीक, साधारण बहुमत समझा दिया, विशिष्ट बहुमत समझाया। और तीसरा मैंने आपको बताया कि विशिष्ट बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। और इन तीनों के द्वारा अलग अलग प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। साधारण बहुमत से आप क्या कर सकते हैं? मैंने बताया कि राज्यों का नाम बदल सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह विशिष्ट बहुमत में आपको बताया है सामने, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं। और विशिष्ट बहुमत के साथ राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति का एक अलग कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें निर्वाचन के संबंध में, यानी संविधान के जो संसद के जो दोनों सदन हैं उनको निर्वाचन के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है? निर्वाचन यानी इलेक्शन के संबंध में। ठीक, तो यहाँ पर 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है दोनों सदनों को, कि दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित और मनोनीत। जब हमने लोकसभा पढ़ी थी तब हमने पढ़ा कि कुछ सदस्य लोकसभा के निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मैंने बताया था आपको उस समय लोकसभा पढ़ाई तब कि मनोनीत थे 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 व्यक्ति थे, उनका राष्ट्रपति मनोनयन करता था, जो कि वर्तमान में नहीं है। तो ये हो गए लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक, उसी तरह राज्यसभा में भी होता है, कुछ सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं जबकि 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं वो मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति का। तो यह दोनों सदनों की शक्तियां हैं, लोकसभा और राज्यसभा की, यानी उन दोनों के सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो होंगे वो किसका चुनाव करेंगे? उपराष्ट्रपति का। क्लियर बात। और इसी तरह राष्ट्रपति अगर चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल से समझा दिया जाएगा। क्लियर है बात। आज की जो क्लास थी हमारी, आज की जो क्लास है अभी जो चल रही है, इस क्लास में हमने जो है ये संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ा। और संसद की जो शक्तियाँ हैं हमने देखी कि 3 प्रकार से बांटी गई है। सबसे पहले हमने देखी दोनों सदनों की समान शक्तियाँ, दूसरी हमने देखी लोकसभा की, और तीसरी है राज्यसभा की। जिसमें से हमने दोनों सदनों की जो समान शक्तियाँ हैं, दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के हमारे, उनकी जो समान शक्तियाँ हैं उनको देख लिया है। सबसे पहला अगर देखा था तो संयुक्त अधिवेशन के संबंध में था, साधारण विधेयक के संबंध में था, और दूसरा हमने देखा संविधान संशोधन के संबंध में, और तीसरा हमने देखा निर्वाचन के संबंध में। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास जो होगी आपकी उसमें आपको लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियाँ मिल जाएगी। धन्यवाद।